हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम देख रहे थे BHU MSc बॉटनी 2014 का क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड कवर कर लिया था। तो चलिए आज हम देखते हैं पार्ट थर्ड के क्वेश्चंस और देखते हैं क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा और पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है, नेम ए ब्रायोफाइट विच हार्बर नास्टाक कॉलोनीज इन इट्सेल्फ। वो कौन सा ब्रायोफाइट है जिसके कॉलोनी के अंदर नास्टाक रहता है। तो आपने एंथोसिरास पढ़ा होगा। एंथोसिरास में क्या होता है, एंथोसिरास के थैलस में क्या देखा जाता है, वहाँ पे नास्टॉक रहता है सिम्बायोटिकली। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, राइट आंसर यहाँ पे नास्टॉक होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज रीजरक्शन प्लांट इज ड्यू टू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज रीजरक्शन प्लांट। ठीक है, रीजरक्शन प्लांट मतलब कि वो ड्राई अवस्था में अगर उसे ड्राई प्लेस पे रखा रहेगा तो वो ड्राई रहेगा। ठीक है, जब वो पानी के कांटेक्ट में आएगा तो वो फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो सिलेजिनेला, ठीक है, सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस या सिलेजिनेला इज द राइट आंसर। यह सिलेजिनेला है, स्पीसीज नहीं दिया है। अगर स्पीसीज दिया रहे तो सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस को बोलते हैं मोस्टली, और सिलेजिनेला है तो यही राइट आंसर होगा। सॉयल निब्रल्स क्या है, सॉयल निब्रल्स फंजाई क्या है। तो सॉयल निब्लर्स वो फंजाई होते हैं जो प्लांट जहाँ पे ग्रो करता है, तो प्लांट ग्रो करता है तो प्लांट का रूट ज़मीन के अंदर होता है, तो उसके चारों उनका जो होता है स्पेस होता है, तो वहाँ पे होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उस रूट को इन्फेक्ट करके उसको मारने लगते हैं, उसको डिटेरियोरेट करने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रूट फॉर्मेशन को इन्हेंस करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 होगा। अगला क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फूड ऑफ पाइनस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बार्स ऑफ सानियो। दिस बार्स ऑफ सानियो डिपोजिशन ऑफ। तो बार्स ऑफ सानियो जो होता है वुड में आप देखेंगे तो वहाँ पे बार्स ऑफ सानियो किससे मिलके बना होता है, बार्स ऑफ सानियो मिलके बना होता है आपका सेलुलोस एंड पेक्टिन से। तो बार्स ऑफ सानियो आपको सुनने को मिले तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि बार्स ऑफ सानियो मिलके बना होता है सेलुलोस एंड पेक्टिन से। ओके, अगला क्वेश्चन, सोवर ऑफ सल्फर इज ड्यू टू। तो बड़े बड़े जंगल होते हैं जैसे कि जहाँ पे अल्पाइन जोन हो गया बहुत ऊंचाई पे, तो जहाँ पे पाइनस के जंगल मिलते हैं, तो पाइनस के जंगल जहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पाइनस बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो पाइनस का जो पॉलन ग्रेन होता है वहाँ से लार्ज अमाउंट में रिलीज होता है। तो क्या होता है वो हमारे इन्वायरमेंट में आके एक बादल की तरह शावर बना लेता है। तो वो क्या होता है, वो कहाँ से निकलता है, वो पाइनस से निकलता है। सीधे मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया था। तो वो कहाँ से निकलता है, सल्फ़र, शावर ऑफ सल्फ़र कहाँ किससे बनता है, वो पाइनस के माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन से बनता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, इन अ टाइप ऑफ एपोमिक्सिस जिसमें एडियंटिव एम्ब्रियोनी डेवलप फ्रॉम। तो एपोमिक्सिस में जो एडियंटिव एम्ब्रियोनी होता है वो एम्ब्रियो किससे डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो डेवलप होता है न्यूक्लियस से, एपोमिक्सिस। ठीक है, आप बताइए एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस टर्म दिया था विंकलर ने 1908 में। तो एपोमिक्सिस का आप डिफिनेशन कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, द फेनामेना वेयर पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। मतलब पॉलन ग्रेन जब है वो एंथर से स्टिग्मा पे जा रहा है कि अनेदर फ्लावर पे, जो कि एक सेम प्लांट है, आपके बगीचे में एक प्लांट है, एक ही प्लांट है लेकिन उसका फ्लावर अलग अलग है। तो एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके वहाँ पे पॉलिनेट हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे क्लिस्टोगैमी। तो सॉरी जिएटनोगैमी। ठीक है, जिएटनोगैमी बोलेंगे। जिएटनोगैमी क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर के एंथर से निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करता है तो जिएटनोगैमी बोलते हैं। ठीक है, क्लिस्टोगैमी क्या होता है, क्लिस्टोगैमी में कभी फ्लावर ओपन ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन देखने को मिलता है, जैसे कामेलिना प्लांट हो गया, ठीक है, वियोला हो गया। ओके, ऑटोगैमी क्या होता है, सेम फ्लावर से सेम फ्लावर में होगा। जीनोगैमी मतलब कि अलग अलग दो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर के बीच में होगा। ओके, अगला, स्लो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉक्स इज ड्यू टू। तो कहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो रेट में डीकम्पोजिशन होता है, जैसे जंगल की बहुत सारी पत्तियाँ हैं, बहुत सारे उसके लीटर्स हैं, तो वो गिर रहे हैं, तो स्लो रेट कहाँ पे होता है, जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगा, और जहाँ पे लो मॉइस्चर कंटेंट होगा वहाँ पे स्लो रेट देखा जाएगा। मॉइस्चर यहाँ पे स्लो रहेगा, वहाँ रेट ऑफ डीकम्पोजिशन वहाँ पे स्लो होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 1 होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 109 एजेंडा 21 आउटकम ऑफ अर्थ समिट।
तो एजेंडा 21 आप पढ़ेंगे तो एजेंडा 21 में यही बताया गया था कि ये ऐसा एक ब्लूप्रिंट था जिसमें ये कहा गया था कि किसी भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज से, कोई भी रिसोर्सेज है, उसका इस तरह यूज करें कि वो मतलब कि उसका सस्टेनेबल यूज हो सके। सस्टेनेबल यूज माने होता है कि हमारे इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई लॉस ना हो और यह हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रख सकें। तो इसका क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जिससे हमारे सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट में हो सके बढ़ोतरी, इंक्रीजमेंट। ओके, ओजोन डे कब मनाया जाता है? तो ओजोन डे मनाया जाता है 16 सितंबर को, यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है। ओके, 16 सितंबर को आपका ओजोन डे मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, विच पार्टिकुलेट साइज इज मोस्ट हार्मफुल? एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे गैसियस एयर पॉल्यूटेंट होते हैं और पार्टिकुलेट होते हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा होता है हार्मफुल वो 2.5 से लेके 2.5 या उससे जो छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है। पार्टिकुलेट मैटर, अभी दिल्ली का जो केस था अभी लास्ट टाइम, दिल्ली में बहुत ज़्यादा यह पार्टिकुलेट मैटर बढ़ गया था, तो वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट अक्रॉस मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ऑफ कपलिंग द अपहिल ट्रांसपोर्ट ऑफ वन सॉल्यूट टू डाउनवर्ड। तो वहाँ पे कह रहा है कि ग्रेडियंट या इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स के डिफरेंस से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ग्रेडियंट जो एनर्जी बना रहा है उसके उस एनर्जी को यूटिलाइज करके जब कोई मॉलिक्यूल एक तरफ से दूसरी तरफ चला जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? तो ये जब ग्रेडियंट के थ्रू एनर्जी जनरेट होती है इसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहाँ पे एटीपी का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन होगा, ये सेकेंडरी जो है यहाँ पे एटीपी का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे ग्रेडियंट के द्वारा जो मतलब मिल रहा है एनर्जी वो उससे जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। फियोफाइटिन इज ए क्लोरोफिल इन विच ऑफ द सेंट्रल मैग्नीशियम एटम हैज बीन रिप्लेस्ड बाई। तो फियोफाइटिन जो होता है क्लोरोफिल के अंदर, तो वहाँ पे सेंट्रल मैग्नीशियम एटम जो होता है वहाँ पे क्या आ जाता है? 2 हाइड्रोजन एटम्स आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द नोड बी एंजाइम इनकोडेड द नोड बी जीन। तो आप लेग्यूमिनस रूट नोड्यूल फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे नोड डी जीन होता है जो मेन जीन होता है, नोड बी, नोड सी, बहुत सारे जीन होते हैं, तो उसका डिफरेंट काम होता है, कैसे बैक्टीरिया कैसे आता है, कैसे रूट रिकार्डिसिन को एक्सप्रेस कराता है, कैसे नोड डी जीन उस रिकार्डिसिन प्रोटीन को पहचानता है, कैसे जाके वहाँ पे अटैच होता है, कैसे अपना रूट नोड्यूल को फॉर्मेशन के लिए इंड्यूस करता है। तो ये सब आपको अभी नहीं पढ़ना है, एमएससी में पढ़ेंगे आप सब। बस इतना जानते रहिए कि नोड बी जीन जो है वो काइटिन ओलिगोसैकेराइड होता है जो डाइस्टिलेज एंजाइम की तरह काम करता है, और ये इसका काम क्या होता है? ये रिमूव करता है एस्टिल ग्रुप को इंटरनल नॉन रिड्यूसिंग शुगर से, ठीक है। नोड बी जीन क्या है? वो डाइस्टिलेज एंजाइम की तरह काम करता है, सिंपल बात है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इन एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन द कार्बोहाइड्रेट इज अटैच टू द नाइट्रोजन एटम इन द साइड चेन ऑफ। तो जो एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो एन लिंक्ड ग्लाइकोप्रोटीन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो नाइट्रोजन एटम से किस साइड चेन से अटैच होता है? वो एस्पार्जिन से अटैच होता है, ओके। अगला क्वेश्चन, इन लाइसोजेनी C3 प्रोटीन। तो लाइसोजेनी जैसे आप बैक्टीरियोफेज जो T2 बैक्टीरियोफेज या लैम्डा बैक्टीरियोफेज है उसका आप लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि वो कैसे लाइटिक और लाइसोजेनी साइकिल के बीच कैसे स्विच करता है, ठीक है। मोस्टली तो जो शुरुआत होती है वो लाइसोजेनिक, मतलब कि अपना जो जीनोम होता है बैक्टीरियल जीनोम के अंदर इंटीग्रेट कर दिया और वो रिप्लिकेट कर रहा है, भैया कुछ नहीं हो रहा है उसको। लेकिन एक ऐसा फेज आता है कि अगर उसे यूवी रेडिएशन या कोई भी इंडक्शन मिल गया तो लाइसोजेनिक से लाइटिक में अपना चेंज कर देगा। लाइटिक में क्या होता है कि वायरस जो होता है बैक्टीरिया के अंदर अपना जीनोम जो होता है इंटीग्रेट तो करता ही है, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पर रिप्लिकेट होने के बाद वो वायरल जो होते हैं वायरल पार्टिकल वो हमारे बैक्टीरियल सेल को ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं, तो लाइटिक होता है। तो यही जब हम रेगुलेशन पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन बैक्टीरियोफेज में तो वहाँ पे देखेंगे C3, C2, C3, C1 और बहुत सारे जीन होते हैं। तो वहाँ पे C3 प्रोटीन क्या करता है? तो ये क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है C2 प्रोटीन को कि इसका डिग्रेडेशन ना हो जाए बैक्टीरियल एंजाइम के द्वारा, ठीक है, या हेला प्रोटीएज जो होता है, ठीक है, यही है। तो आप ये पढ़ेंगे आगे, इतना मतलब आप बस जानते रहिए थोड़ा सा।
और अब बता दूँ तो अब इतना क्वेश्चन डीपली पूछा नहीं जाता है, बेसिक ही पूछा जाता है। ये पहले का क्वेश्चन पेपर है, तो पहले 2015, 16, 17 ये सब में थोड़ा आता था डिफ़िकल्ट। ओके, अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। माइकोप्लाज्मा डू नॉट हैव सेल वॉल, आर प्लियोमार्फिक इन नेचर एंड दे आर वाइस इनसेंसिटिव टू। तो माइकोप्लाज्मा को हम प्लियोमार्फिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि माइकोप्लाज्मा अपना शेप, ये सब शेप साइज चेंज करता रहता है, इसलिए प्लियोमार्फिक। ओके, तो ये सेंसिटिव होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता, तो मेथिसिलिन जो है सेल वॉल पे काम करता है। ओके, और ये क्लोरम्पिलिकार हो गया, इरिथ्रोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस डीएनए रिप्लिकेशन में जाके तो वो तो होता है। मेथिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, ये सब सेल वॉल पे काम करते हैं, तो इसके लिए इनसेंसिटिव होता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को इसको दे भी देंगे ना, वो उसको कुछ नहीं होगा, वो ज़िंदा रहेगा। अभी टाइगर अभी ज़िंदा है, वो कहेगा मैं ज़िंदा हूँ, अभी मुझे कुछ नहीं हो सकता है, मेरे ऊपर माँ का साया है, आशीर्वाद है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ पियर ऑफ फायर ब्लड काज बाई इरविनिया एमाइलोवोरा इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिनोलिक ग्लाइकोसाइड। तो देखिए, जो भी प्लांट होते हैं, हमारे जैसे इम्यून सिस्टम तो होता नहीं बेचारों के पास, कितने भोले भाले सीधे साधे पेड़ पौधे हैं, उनके ऊपर इंसेक्ट या पैथोजन आके अटैक कर रहे हैं, उनको हार्म पहुंचा रहे हैं, तो उनके पास ऐसा कुछ हमारे जैसा डेवलप इम्यून सिस्टम तो नहीं होता है। तो उनके पास क्या होता है, उनके पास फिनोलिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट कुछ होते हैं, जैसे फिनोलिक ग्लाइकोसाइड हो गया, ठीक है, और बहुत सारे होते हैं इसके डिफरेंट। ओके, तो वो फिनोलिक ग्लाइकोसाइड होता है अर्बुटीन, ठीक है। अर्बुटीन जो होता है हमारा, जो पियर्स होता है उस पर जब इरविनिया अपना जाके कॉज करता है इन्फेक्शन, तो ये अर्बुटीन जो होता है इससे रजिस्ट्रेट करता है, इससे बचाता है, सिंपल सा। अगला क्वेश्चन, पक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसी, ठीक है, ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर काज करता है। ओके, तो पक्सिनिया जो है कंट्रोल किया जाता है हाइपर पैरासिटिज्म, ठीक है। हाइपर पैरासिटिज्म मतलब कि जैसे कि आपको कोई तंग कर रहा है, ठीक है, आपको कोई तंग कर रहा है आके, जैसे आपको कोई एक ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपको कोई थोड़ा सा मतलब मम्मी ने कुछ डांट दिया, आपने खाना नहीं बनाया, आपके पापा ने डांट दिया क्योंकि आप ये काम नहीं किए, ठीक है, आप टेंशन ले रहे हैं फालतू का, ठीक है। तो हाइपर पैरासीट में ये होता है कि आप अपने को कोई दूसरी चीज़ में बिजी हो जाए, तो आप ऐसा कर दें कि अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा के भूल जाए, तो आपके पापा का टेंशन चला जाएगा, आपके पासवर्ड का टेंशन आ जाएगा, तो आप पासवर्ड बाद में रीसेट कर लेंगे, तो वो भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी और पापा का टेंशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो हाइपर पैरासिटीज मतलब कि पहले जो आपका पैरासाइट था जो इन्फेक्ट कर रहा था वीट को, वो ज़्यादा हार्म कॉज कर रहा था, लेकिन हाइपर पैरासिटीज मतलब कि एक दूसरे मतलब जो ज़्यादा हार्म नहीं काज करता, उससे आपको अपने आप को इन्फेक्ट करा लिए, ठीक है। तो आपके ऊपर तो वो आपके रिसेप्टर जो थे उसको तो ये ले लिया, ठीक है, आपके टेंशन को तो दूसरा टेंशन ले लिया। ओ भाई, मेरा मोबाइल लॉक हो गया, अब मैं कैसे व्हाट्सएप चलाऊँगा, कैसे मूवी देखूंगा। ओके, तो ऐसा होता है हाइपर पैरा। तो प्रक्सिनिया ग्रैमिनिस टिटिसी को किससे हाइपर पैरासाइट किया जाता है, वो होता है ट्राइकोथेसियम रोजियस से। ओके, अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्रांसपोजान इन ह्यूमन बिलोंग टू द। तो ट्रांसपोजान माने जंपिंग जीन, जंपिंग जब आके इधर उधर जो क्रोमोसोम रहता है वहाँ पे जो जंप करते रहते हैं, वो कहीं एक जगह नहीं टिकते हैं, वो अपना जंप करके कहीं यहाँ कहीं यहाँ चले गए, कहीं वहाँ चले गए। तो जंपिंग जीन का खोज किसने किया था, बताइए कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो ह्यूमन बीइंग के जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप का जंपिंग जीन होता है वो एएलयू फैमिली का होता है। ओके, अगला क्वेश्चन, CAP कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन एक्टिवेट लैक जीन ओनली व्हेन। तो CAP कब एक्टिवेट होता है कि वो लैक्टोज यूटिलाइज करे, जब हमारे मीडियम में ग्लूकोज अब्सेंट होता है। तो अब बेचारा बैक्टीरिया तो मरेगा नहीं, ग्लूकोज था तो मज़ा में खा रहा था, भाई चलो कोई बात नहीं, हम काम नहीं करेंगे, हम जीन का वो एक्टिवेट नहीं करेंगे, हम अपना कुछ नहीं करेंगे, हम ग्लूकोज खाते रहेंगे, जिंदा रहेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन अब ग्लूकोज तो भैया खा के बैक्टीरिया ने ख़त्म कर दिया। हाँ, तो अब वो क्या कहेंगे, अरे यार अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब क्या करूँ मैं। तो वो क्या करेंगे, कैप, वहाँ पे आएगा एलोलैक्टोज जो कि इंड्यूस करेगा इसके फॉर्मेशन को। तो एलोलैक्टोज करेगा तो कैप जीन का सिंथेसिस कराएंगे। फिर वहाँ पे क्या होगा, लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए 3 एंजाइम काम करेंगे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमिएज और ट्रांस एसाइटिलेज। ओके, तो ऐसे वहाँ पे ग्लूकोज जब एब्सेंट रहेगा तो कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन जो होंगे वो एक्टिवेट होंगे लैक ओपेरान। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ेंगे, पढ़ना भी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जेनेटिक मैप ऑफ क्रोमोसोम आर बेस्ड ऑन। तो जेनेटिक मैप क्या होता है, हम जीन की मैपिंग करते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस है, कौन सा जीन कहाँ पे है। स्टुअर्ट ने बताया था, मैं तो स्टुअर्ट लिटिल 2 से इनका नाम याद किया था, हाँ, क्योंकि प्रोनाउंसिएट करने में मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था।
तो जेनेटिक मैप किससे बेस्ड था कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पे, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होते हैं, डिफरेंट फॉर्म बनते थे, डिफरेंट चीज़ें जेनेटिक मैप बनते थे, ठीक है। तो उसको मैप करके जैसे कोई पहले 10 सेमी का था, उसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ 4 सेमी का इधर, 3 सेमी का इधर, तो उसको हम मैप करके बताते थे ये जीन का पोजीशन क्या होगा, कैसे अरेंज होंगे, किस जीन के बाद क्या होगा। तो जेनेटिक मैप इसी पे बेस्ड था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पे। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। ग्रेन कलर ऑफ व्हीट इज डिटरमाइंड बाई 3 पेयर ऑफ पॉलीजीन्स इन क्रॉस, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, दो बारे ही हैं, सामने है क्वेश्चन। तो पूछ रहा है F2 जनरेशन में क्या होगा। तो F2 जनरेशन देखिए भाई, ये क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है, मोर देन 1 जीन इन्वॉल्व होते हैं एक कैरेक्टर के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, F2 जनरेशन आता है तो वहाँ पे कह रहा है कि कितना रिसेम्बलेंस आएगा आपका। जैसे कि शुरुआत में है आपके कोई भी प्लांट लगा है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस वेरिएबिलिटी नहीं देखा जाता है, वो कॉमन टाइप के होते हैं। लेकिन उसको जैसे जैसे आप क्रॉस कराएंगे उसमें क्या होगा, वहाँ पे सेग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता रहेगा। तो डिफरेंट कम्बिनेशन आपका बनता रहेगा। तो डिफरेंट कम्बिनेशन आप जितने बार, अगर एक बार है आप कलर लेके आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपने लाल कलर लिया, ठीक है, अगर कोई लाल लिया और वाइट लिया, मिला दिया, गुलाबी बन रहा है, गुलाबी बन रहा है, लेकिन बार बार आप दूसरा कलर बनाए जा रहे हैं, मिक्स किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट कम्बिनेशन। तो लास्ट में जो पेरेंट्स से जो है रिसेम्बलेंस वो बहुत ही कम बचेंगी, 5%। मतलब कि पहले पेरेंट्स काला था तो लास्ट में आपको प्रोजनी एलियन जैसा हरा मिल गया ठीक है। तो ऐसा बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट अगर आप इंटरेस्ट लेके कोई भी चीज़ को सीखेंगे ना, तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये सब, आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। लेंथ ऑफ डीएनए विथ 23 बेस पेयर। तो 23 बेस पेयर, तो भाई देखिए इसका ना आंसर यहाँ पे गलत देखिए, वो ऑप्शन ही नहीं है। अब अगर आप 23 बेस पेयर को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए 1 2 3 4, तो 4 बेस पेयर का अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक निकालेंगे डिस्टेंस ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्टेंस, तो अगर स्पेस देखे तो एक ये जगह मिला, एक ये जगह मिला, एक ये जगह मिला, तो 3 को कंक्लूड करेंगे ना, 4 को तो करेंगे नहीं, ठीक है। 4 को करेंगे तो भाई वो तो यहाँ तक आ जाएगा ना, 3 को करेंगे ना, 3 का अगर करेंगे तो 4 का निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 23 कर रहा है तो हम 22 का लेंगे ना कि 23 का। तो 22 का लेके अगर 3.4 से हम अगर मल्टीप्लाई भी कराते हैं तो 4 दूनी 8, 8 अगर तो करेंगे तो 74.8 शायद आएगा या 2 आएगा। तो 74 तक कोई है नहीं, तो वहाँ पे 23 से करके दिया है और आंसर को कंक्लूड किया है 78.2। ये आंसर की में है, तो ध्यान रखिए अगर आंसर की में ऐसा आता है तो आपको 78 करना है, लेकिन राइट आंसर जो होगा उसका 74 पॉइंट कुछ ही होगा, क्योंकि भाई यहाँ से कॉन्सेप्ट पहले बताया ना। तो ध्यान में रखिए, अगर आपको गलत नहीं सीखना है, आपको मौका फरोसी बनना है कि हाँ भाई अगर ऑप्शन में नहीं है जो मोस्ट करेक्ट है उसे हम मार सकते हैं, लेकिन आप गलत तो नहीं सीख सकते ना। आपको कभी गए डीएनए का सीक्वेंसी करने, लेंथ नापने, तो भाई आप ज़्यादा 3.4 ज़्यादा ही बता रहे हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा सारा चीज़। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। सेमी ऑटोनॉमस मतलब होता है आप अगर बच्चे थे थोड़ा तो आप पूरे अपने पापा में डिपेंड थे, मम्मी आपको खाना खिलाती थी, पापा आपको घुमाने ले जाते थे, हाँ। लेकिन आप थोड़े थोड़े बड़े हुए, अभी हम लोग जैसे हैं टीनेजर्स हुए, तो हम लोग कुछ करते हैं, ठीक है, कहीं इधर कोचिंग पढ़ा लिया, कहीं से कुछ कर लिया, तो कुछ पैसे आ जाते हैं हम लोगों के पास, हम अपने आधा कर लेते हैं। लेकिन कहीं फीस जमा करना हुआ, हॉस्टल का देना हुआ, कुछ किताब लेनी हुई, तो हम अपने पापा मम्मी से पैसे मांगते हैं, ठीक है। उसका मतलब होता है कि हम आधा खुद डिपेंड है अपने पे और बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स पे अभी डिपेंड है, ठीक है। तो सेमी ऑटोनॉमस मतलब यही होता है कि डीएनए के पास जो क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया के बाद जो डीएनए होता है 10% खुद का होता है, तो 10% जो होता है अपना प्रोटीन सिंथेसिस के लिए खुद अपना जुगाड़ कर लेता है। लेकिन जो 90% प्रोटीन सिंथेसिस जीन रेगुलेशन है उसके लिए अपने पापा न्यूक्लियस पे से डिपेंड होना पड़ता है, ठीक है। तो इसे हम सेमी ऑटोनॉमस बोलते हैं, ओके। तो इसका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मिडिल लैमेला आज प्रेजेंट इन। तो मिडिल लैमेला क्या होता है, ये दो आपका सेल हो गया, इसके बीच में आपका सीमेंटिंग लेयर जो होता है जो इस सेल को कनेक्ट करके आपस में रखता है, ये मिडिल लैमेला होता है। तो मिडिल लैमेला जो होता है सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, ठीक है, सोमैटिक सेल्स में मिडिल लैमेला होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ड्यूरिंग सेल साइकिल सेल ग्रोथ इन। तो सेल छोटा रहता है, सेल साइकिल जब आता है तो इंटरफेज आता है जहाँ पे G1 GS G2 M होता है, तो ठीक है। तो G1 S G2, तो G1 और G2 में जो होता है सेल ग्रो करता है तो उसे इंटरफेज बोलते हैं हम, ओके। अगला क्वेश्चन। मेंडेलियन प्रिंसिपल विच हैव ऑलवेज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम।
तो मेंडेलियन कौन सा प्रिंसिपल था जो हमेशा, मतलब कोई भी क्रॉस हो रहा है तो वो हमेशा होता है, तो भाई आप कोई भी क्रॉस करा लो, और जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, डोमिनेंसी करेक्टर तो पहले क्रॉस में हर जगह देखा जाएगा। बाद में आप कोई विचलन आ रहा है, कोई डिविएट हो रहा है तो उसमें कोई बात नहीं, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस हर जगह देखा जाता है, ठीक है, हर जगह ये सही प्रूफ होता है, इसके लिए कोई एक्सेप्शंस नहीं है। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी है, लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंस तो देखा जाता है हर जगह। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग इनकॉर्पोरेट इनटू डीएनए इन बेस एनालॉग। तो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है भैया, वो आसानी से अपना न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जा रहा है मज़े में, लेकिन क्या हुआ, गड़बड़ी हुई और वो न्यूक्लियोटाइड को पहचान ना पाए, तो उसकी जगह पे वो 5 ब्रोमो यूरोसिल को ले जाके इनकॉर्पोरेट कर जाता है, जिससे कि म्यूटेशन कॉज होता है। सिंपली बाद में जोड़ दे रहा है तो डीएनए रिपेयर होकर निकाल भी सकता है, नहीं निकाला तो मिस रीडिंग हो जाएगा अपना। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टीलोमरेज इज एसिटोकॉर्मिन स्टैंड प्रॉपर्टी ऑफ द क्रोमोसोम अपीयर। तो टीलोमियर को स्टैंड करेंगे, बस यही पूछ रहा है क्वेश्चन को। देखिए, समझने का एक तरीका होता है, अगर आप क्वेश्चन समझ गए ना तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल 80% चांस कि आप आंसर तो पा ही लेंगे, थोड़ा भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो टीलोमियर जो होता है, अगर उसे कलर कर रहे हैं तो कैसा दिखेगा, तो कलर से संबंधित यहाँ पे आप हेट्रोक्रोमेटिन और यू क्रोमेटिन पे स्विच कर जाएंगे। फिर अगर टीलोमियर है तो आप सोचेंगे यार वो हेट्रो है कि यू है, तो अगर आपको इतना पता होगा, टीलोमियर में जो होता है रिपीट सीक्वेंस देखा जाता है, ठीक है, जंक डीएनए वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब कि हेट्रोक्रोमेटिन ज़्यादा होता है टीलोमियर में, तो टीलोमियर में आपको डार्क स्टैंड देखने को मिलेगा। देखिए कैसे आंसर निकालने का तरीका क्या है, टीलोमियर क्या है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीटिंग सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, सिंपल सा आंसर निकल गया। अब अगला क्वेश्चन पे 7117 फिनोटाइपिक रेशियो इज अ डाई हाइब्रिड कार्ड रेफर टू। तो 7117 मतलब कि यहाँ पे आप लिंकेज पढ़े होंगे, बैट्सन और पुनेट ने लेथारस ओडोरोटस पे दिया था, तो लिंकेज का रेशियो है, ठीक है, बस सिंपल है आपको याद। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्या होता है भाई, 1-to-1 होता है, आपको ये सब तो याद ही करना पड़ेगा। इंट्रैक्शन ऑफ जीन बहुत सारे होते हैं, कम्प्लीमेंट्री का 9-7 होता है, एपिस्टैटिस का 9-3-4 होता है, और डुप्लीकेट का 15.1 होता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री और पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, कोडोमिनेंस का भी 1-to-1 और 3-1 होता है। तो ऐसे आपको रेशियो तो आपको एकदम याद ही करना, रटा मैं बोल रहा हूँ ना, रटा नहीं हो, प्रैक्टिस से आती है हर चीज़ें, आप करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे, प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अ क्रोमोसोमल रीजन कॉमनली नोन एज कंटेन मोर ऑफ द आरएनए सीक्वेंस। तो भाई आरएनए सीक्वेंस कहाँ पे देखने को मिलता है, अब सेंट्रोमियर में तो आरएनए रहेगा नहीं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सेंट्रोमियर कहेंगे भाई, सेंट्रोमियर तो जो होता है क्रोमोसोम के बीच में जो होता है वहाँ पे मिलता है, जहाँ पे अटैच होता है आपका स्पिंडल फाइबर, और सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर होता है, ठीक है, काइनेटोकोर से आकर अटैच होता है, तो वहाँ पे आरएनए तो होगा नहीं। टीलोमियर में हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं डीएनए का, तो वहाँ होगा नहीं। नोर क्या है भैया, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन न्यूक्लियोलस में पाया जाता है, और यहाँ पे बनता है आपका आरएनए, ठीक है। कितना एकदम इजीली, कितना सुंदरता के साथ हम लोग आंसर तक पहुँच रहे हैं, सोचने वाली बात है ना। अगला क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ डीएनए इज माइटोटिक मेटाफेज, तो यहाँ पे 2C का हो जाता है 4C, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 2n इज इक्वल टू 12, ठीक है, डिप्लॉयड नंबर 12 क्रोमोसोम विच फॉर्म 6 बाइवैलेंट, इक्वल टू है कि माइनस है, चलिए आंसर तक पहुंच जाएंगे। 6 बाइवैलेंट एट मियोसिस, वो 6 बाइवैलेंट बना रहा है, ठीक है, 6 बाइवैलेंट बना रहा है, और एक क्रोमोसोमल वेरिएंट इज 4 बाइवैलेंट, एक क्रोमोसोमल वेरिएंट आ गया, ठीक है, इसमें कोई चेंज हो गया, तो 4 बाइवैलेंट बन रहे हैं और 2 यूनिवैलेंट, तो इसे क्या कहेंगे। तो बस ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आगे का इतना अगर आप एक्सक्लूड भी कर देते हैं ना, इससे कोई प्रॉब्लम, बस आप इतना जानिए कि शुरुआत में 6 बाइवैलेंट थे भैया, ठीक है। बाइवैलेंट क्या होता है, ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, 2 क्रोमोसोम आपस में बाइवैलेंट, तो 6 बाइवैलेंट थे पहले शुरुआत में, ओके। तो बाद में क्या हुआ, कुछ चेंज हो गया वहाँ पे, तो वहाँ पे 4 बाइवैलेंट बन रहे हैं और 2 यूनिवैलेंट, ठीक है। तो पहले एक सेट ये था आपका, एक सेट, इससे 6 सेट बना देंगे, तो 6 सेट बना दिए तो 6 बाइवैलेंट तो हो गए ना। तो बाद में कह रहा है कि 4 वैसे 4 में कोई चेंज नहीं होता, 4 आपको बाइवैलेंट ऐसे थे, 2 में चेंज हुआ, 2 यूनिवैलेंट बन रहे, तो 2 यूनिवैलेंट मतलब 2 में से एक क्रोमोसोम घट जा रहा है, ठीक है, 2 में से एक क्रोमोसोम घट जा रहा है, तो वहाँ पे क्या कहेंगे, डबल मोनोसोमी हो गई वहाँ पे, हाँ।
नलीसोमी बहुत लोग आंसर सोचते हैं इसका, तो नलीसोमी होता तो वहाँ पे 5 बाइवेलेंट देखने को मिलता, तब आप नलीसोमी बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए मोस्ट पोटेंट म्यूटाजेन। आंसर में तो दिया है आपका नाइट्रोसोगुआनाडिन, लेकिन मोस्ट पोटेंट होता है मेथिल मेथिल सल्फोनेट MMS, उसके बाद आता है EMS। तो अगर MMS रहता तो यहाँ पे राइट आंसर होता। आंसर की में नाइट्रोसोगुआनाडिन दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्ट करेक्ट आंसर ये होगा EMS। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन में नहीं डालता हूँ, आंसर में ये है। लेकिन गूगल, अगर आप पेपर पढ़ेंगे रिसर्च पेपर कहीं से या कहीं भी देखेंगे तो MMS होता है, फिर उसके बाद EMS आता है। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जो ब्रेड वीट होता है ट्रिटिकम एस्टिवम हेक्साप्लॉइड होता है भैया, क्या कंटेंट किया। अब हेक्साप्लॉइड होता है तो सब 6 डिफरेंट जीनोम पे नहीं, हेक्साप्लॉइड जो होता है वहाँ पे 3 टाइप का जीन देखा है, ABD होता है, आप कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग। ओके, तो प्लांट ब्रीडिंग में आपको वहाँ पे 3 डिफरेंट जीनोम मिलते हैं। ABD, इसी का डुप्लीकेशन होता है AABBDD, ऐसे करके, सिंपल सा। हाँ, अगले क्वेश्चन चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ए मोस्ट प्रीवेलेंट इन द नेचुरल प्लांट पॉपुलेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी मुझे नहीं मिला, हम लोग भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो इसको एलोप्लॉइड्स के साथ गए थे। एलोप्लॉइड देखिए, इसका अगर मैं अपने से अगर एक्सप्लेनेशन दूँ तो देखिए, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट वहाँ पे डिफरेंट प्लांट होते हैं, वहाँ पे क्रॉस होता रहता है। ठीक है, क्रॉसिंग। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी के डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट के साथ एक ही, मतलब अलग अलग वैरायटी रहे एक ही स्पीसीज की। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि कॉम्बिनेशन बनते रहे हैं। ठीक है, आटो पॉलीप्लॉइड मतलब कि आटो मतलब सिर्फ उसमें कोई इवोल्यूशन टाइप का नहीं हो रहा है। इवोल्यूशन के संदर्भ में देखा जाए तो एलो पॉलीप्लॉइड रहेंगे तो वहाँ पे नए नए जीन का कॉम्बिनेशन बनेगा, नए, तो एलोप्लॉइड इज द मोस्ट करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज चेंज इन ट्रांसवर्जन। तो ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन का एक डिफिनेशन आपको याद होना चाहिए। देखिए, ट्रांजिशन में क्या होता है, प्यूरिन से अगर रिप्लेस हो रहा है तो ट्रांजिशन, और पायरिमिडीन से हो रहा है तो ट्रांजिशन। अगर ट्रांसवर्जन क्या है, प्यूरिन पायरिमिडीन से या पायरिमिडीन प्यूरिन से। कितना सिंपल है भाई, बस हो गया। फिर आपको प्यूरिन और पायरिमिडीन क्या होता है आपको वो देखना है। AG कट, AG जो है वो प्यूरिन है, कट जो है आपका पायरिमिडीन है। तो देखिए, ट्रांसवर्जन एडिनिन जो है यहाँ पे, देखिए एडिनिन यहाँ पे, AG ये भाई ये दोनों प्यूरिन है, कट यानी ये पायरिमिडीन है, ये आंसर नहीं होगा। CU ये भी, ठीक है, ये भी दोनों आपका पायरिमिडीन, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1, 3, 4 इज द ट्रांजिशन टाइप ऑफ द म्यूटेशन, ट्रांजिशन टाइप ऑफ द चेंज। 2 पे जाएंगे तो AT, एडिनिन जो है आपका प्यूरिन है और थायमिन जो है पायरिमिडीन है। तो वही तो डिफिनेशन हो गया ना यहाँ पे, तो यही राइट आंसर हो गया, कितनी आसानी से। अगला क्वेश्चन, सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स हेल्पिन। तो सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जाइगोटिन स्ट्रीम में क्रोमोसोमल पेयरिंग होता है आपस में, सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं। तो क्रोमोसोमल अलाइनमेंट, भाई पेयरिंग नहीं होगा, दो साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे आपको नदी में बाढ़ आ गई है, एक लोग जाओगे तो जैसे कोई चीज़ बह के आ रहा है, आपको रोकना है तो आप अकेले तो रोक नहीं पाओगे, वहाँ पे अलाइनमेंट होगा, एक दूसरे के साथ जुड़ोगे आप हाथ पकड़ के, तब जाके रोकोगे, तब आप जाओगे। बांटना है कोई चीज़ को भाई, एक साथ लाओगे तभी ना बांटोगे। आपको टीम बनानी है किसी चीज़ की, तो 10 लोग बाहर है, घर में सोए हैं, 2 लोग आए हैं ग्राउंड में, तो आप टीम बना पाएंगे नहीं, सब लोग एक साथ आएंगे, टीम बनेगी, क्रिकेट जीतेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुसाइडल बैग। भाई इस क्वेश्चन को देख के बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि हर बार देखने को मिल जाता है सुसाइड बैग। ओ भाई, सुसाइड कर लिया सेल ने, कैसे किया, क्योंकि वहाँ पे लाइसोसोम था और हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज किया और डाइजेस्ट कर दिया, फाइगोसाइड कर दिया। तो लाइसोसोम इज द राइट आंसर हियर। लाइसोसोम डीड हुए। डिक्टियोसोम क्या होता है पता है आप सबको, बताइए तो कमेंट सेक्शन में। डिक्टियोसोम, व्हाट इज द डिक्टियोसोम, व्हाट इज द मीजोसोम। पैराक्सीसोम तो सबको पता होगा, पेरोक्साइड मेटाबॉलिज्म। मीजोसोम बताइए प्लीज, मीजोसोम बताइए आप सब, डिक्टियोसोम बताइए। हाँ, अगला क्वेश्चन, द सीक्रेट ऑफ मेंडल सक्सेस लाइज ऑन द फैक्ट दैट। तो मेंडल के सीक्रेट का, सक्सेस का क्या सीक्रेट था मेंडल कैसे सक्सेस हो गए अपने एक्सपेरिमेंट में। तो मेंडल ने जितने भी अपने कैरेक्टर लिए थे वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। अब भैया आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि अगर एक ही क्रोमोसोम में होता तो मेंडल को ऐसा क्या हानि हो जाता जो मेंडल सक्सेस नहीं होते।
तो भैया अगर एक पे होता है, एक ही क्रोमोसोम, वहाँ पे अगर सारे जिनवा होते हैं, हाँ, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे लिंकेज देखने को मिलता, और लिंकेज देखने को मिलता है तो वो बार बार हर एक जनरेशन में डिफरेंट आपको कम्बिनेशन देखने को मिलता है। कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी ये कैरेक्टर आ रहा है। तो मेंडल ने जो भी कैरेक्टर लिया वहाँ पे लिंकेज का कोई नाता ही नहीं था। लिंकेज को मेंडल को लिंकेज का यार नहीं पता था, ठीक है। तो वहाँ पे यही देखा गया कि भैया मेंडल का जो पाला था वो लिंकेज नहीं पड़ा, नहीं तो लिंकेज इनकी लुटिया डुबा देता। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। न्यूक्लियाई आर द रिप्रोडक्टिव, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, ऊपर भी ऐसे ही क्वेश्चन था। न्यूक्लियाई में आरएनए होता है, वो भी आरएनए होता है, मोस्ट करेक्ट। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे, क्रॉस ओवर परसेंटेज बिटवीन एनी टू जीन्स कैन नेवर एक्सीड। तो अरे यार देखो, जेनेटिक्स का कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, और कितना मतलब लिंकेज यहीं, मेंडल यहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन। भाई आपको बेसिक्स पढ़ लिए ना, सब क्वेश्चन हो जाए। अब बोल रहा है क्रॉस ओवर परसेंटेज बिटवीन टू जीन कैन नेवर। भाई आपका ई क्रोमोसोम है, हाँ, मान लीजिए मैं ऐसे ही क्रोमोसोम बना दिया, यहाँ पे 1 जीन, यहाँ पे 2 जीन, यहाँ पे 3 जीन और यहाँ पे 4 जीन। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, तो यहाँ से हुआ क्रॉसिंग ओवर, मान लीजिए 25% क्रॉसिंग ओवर होगा और 75% लिंकेज यहाँ पे हो गया। बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो 50% क्रॉसिंग ओवर, 50% लिंकेज। अगर यहाँ पे होगा तो भाई, अगर यहाँ पे होगा तो जो देखिए ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो अगर इधर का ज़्यादा हो गया ना, इधर वाला का, तो इधर ये लिंकेज हो गया, और इधर का क्रॉसिंग ओवर 25%। अब भाई इधर जो कम है इसको तो लिंकेज नहीं करेंगे। लिंकेज मतलब जो ज़्यादा रहेगा ना, ज़्यादा नंबर में रहेगा, उसे लिंकेज बोलते हैं। क्रॉसिंग जैसे आपका 5 लोग, 4 लोग, मान लीजिए 10 लोग आप लोग दोस्त हैं, थोड़ा मैं कहानी सुनाता हूँ, आप सबको इंटरटेन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंटरटेनमेंट ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई भी इंटरटेनमेंट, सारा चीज़ इंटरटेनमेंट। रुकिए फिर से। तो मान लीजिए ये आपका ग्रुप है ना, ये आपके 10 लोग यहाँ पे दोस्त रहते हैं, 10 लोग, मान लीजिए 10 लोग हो गए, मान लीजिए मैथ में जैसे एक्स को मान लेते हैं, 10 लोग रहते हैं। 2 लोगों को गुस्सा आ गया, 2 लोग आपस में बात किए कि आप लोग अच्छे नहीं हैं, आप लोग बहुत बुरे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, आप लोग से हम बात नहीं करेंगे, हाँ। तो 2 लोग बहुत ही इधर उधर बातें करते थे, तो आप लोगों ने क्या किया, उन 2 लोगों को अलग कर दिया, ग्रुप से अलग कर दिया। तो आप सबका 7 लोगों का लिंकेज था, इनका क्रॉसिंग ओवर हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा ये कभी नहीं कहेंगे ना कि हम 2 लोगों ने उसको 7 को अलग कर दिया, ऐसा नहीं होगा। मतलब 7 का क्रॉसिंग ओवर नहीं, इसका 2 का लिंकेज नहीं होगा। जो कम नंबर में होगा उसका हमेशा क्रॉसिंग ओवर होगा, जो ज़्यादा नंबर में होगा उसका हमेशा लिंकेज होगा, ठीक है। लिंकेज सिंपल से कॉन्सेप्ट है। तो क्रॉस ओवर परसेंटेज बिटवीन, क्रॉस ओवर सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम 50 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, हाँ, 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और मिनिमम जो होता है 0%, और 100% लिंकेज देखने को मिलता है आपको ड्रोसोफिला में, हाँ। तो हो गया, कहानी ख़त्म। ओके अगले क्वेश्चन चलते हैं। F2 जनरेशन प्लांट डाई हाइब्रिड क्रॉस कंसिस्ट ऑफ, तो F2 जनरेशन है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो क्या कंसिस्ट। तो देखिए आपको फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो आपको पता होना चाहिए, 9:3:1। ये हो गया फिनोटाइपिक, और जीनोटाइपिक 1:1:2:1:1:1, ठीक है। 1:1:2:1:1, ठीक है। 2:4:2 रहेगा, फिर 1:1, क्या बोला मैं, 1:1, 2:4:2, 1:1 ऐसे, और 9:3:3:1। तो देखिए ये फिनोटाइप है ना, तो फिनोटाइप कितने प्रकार के, 9 जो थे, 1 टाइप, 3 1 टाइप, 3 1 टाइप, तो 4 फिनोटाइप। तो भैया 4 फिनोटाइप खोज लो आप इसमें, 4 फिनोटाइप, एकदम सॉल्व फिनोटाइप से हो गया। 4 फिनोटाइप और 9 जीनोटाइप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंपल, कितना ईजली सॉल्व हो गया ना। ओके अगले क्वेश्चन चलते हैं। XY डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिमॉन्स्ट्रेटेड इन, तो देखिए भाई XY सेक्स डिटर्मिनेशन जो प्लांट में था, प्रोफेसर RP रॉय थे, उन्होंने किया था मेलेंड्रियम अल्बम पे। अगर मेलेंड्रियम अल्बम पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, लेकिन बाद में जो प्रूफ किया गया यह कि XY का वो कक्सिनिया इंडिका था। मिडिका लिखा है, इंडिका कुछ भी, कक्सिनिया रहे, आपका सही हो जाएगा, हाँ। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सैटेलाइट DNA इज मेड ऑफ आप, तो सैटेलाइट DNA जो होता है वो बना होता है आपका TRS, टेंडेमली रिपीट सीक्वेंस से, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 9:7 रेशियो रिजल्ट इन इंट्रैक्शन ऑफ जीन, भाई 9:7 कम्प्लीमेंट्री जीन मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोम कम्बिनेशन रेफर टू सेगमेंटल पॉलीप्लॉइडी। सेगमेंटल मतलब एक जीन का कई मतलब कॉपी और सारा का नहीं हो रहा है, लेकिन एक सेगमेंट वाले पार्ट का जीन का कॉपी हो जा रहा है। तो देखिए भाई कहीं पे कॉपी हुआ एक सेगमेंट का, उसी का फॉर्म रहे अलग अलग। वेरिएंट जानते हैं ना, वेरिएंट मतलब कहीं मेरा विशाल है नाम, हाँ तो विशाल अल्फ़ा 2 आ जाए मेरा वेरिएंट हो जाए, अल्फ़ा 3 आ जाए मेरा वेरिएंट हो जाए, लेकिन विशाल ही रहे उसका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ऐसे आए वेरिएंट, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ए जीन वाला है, इसका वेरिएंट 1 आया, तो इसका क्या हुआ सेगमेंटल पॉलीप्लॉइडी ऑटो पॉलीप्लॉइडी हो गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन, कैरियोटाइप चेंज अकर इन। तो कैरियोटाइप चेंज कहाँ पे होता है? कैरियोटाइप मतलब कि भाई क्रोमोसोम की बात कर रहा है कैरियोटाइपिंग, तो क्रोमोसोम में चेंज स्ट्रक्चरल चेंज आ जा सकता है भाई, जीन कभी यहाँ पे उड़ के यहाँ आ जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल चेंज क्रोमोसोम कभी डिलीट हो जाए, मॉलिक्यूलर चेंज भाई उसमें मॉलिक्यूल में चेंज आ जाए कुछ ऐसे। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आइडियल होमोजाइगोसिटी कैन बी अटेन थ्रू। तो देखिए होमोजाइगोसिटी सेल्फिंग में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन भाई अगर आप सेल्फिंग ही कराते रहोगे बार बार तो कहीं हो सकता है कि गलती से कहीं एक जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए। सेल्फिंग करा रहे हैं एक ही चीज़ का, म्यूटेशन तो भाई आप रोक नहीं सकते ना किसी चीज़ में म्यूटेट होने से। तो सेल्फिंग करा रहे हो 4-5 जनरेशन तक, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर म्यूटेशन कुछ हो गया तो सेल्फिंग इज नॉट ए गुड आइडिया। बट पॉलन कल्चर आप कर रहे हैं, तो पॉलन कल्चर करके एक पॉलन से आप बहुत सारे बना रहे हैं, तो एक ही पॉलन से सबको अगर आप क्रॉस करा रहे हैं सब प्लांट को, तो एक तरह का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो ओके, यहाँ पे हम लोगों ने 2014 का क्वेश्चन पेपर देख लिया, और आपको उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया हो एक्सप्लेनेशन करने का तरीका और ये सारी चीज़ें। और तब हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो कर ही दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए, एकदम कॉन्फिडेंस चाहिए कि आपका तो हो ही जाएगा, हम तो कर ही लिए हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, बॉटनी द बर्निंग लीजर का, आप सब ज्वाइन कर लीजिए। चलता हूँ मैं, आप सबसे मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।